गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से जैसा कि निरंतरता से चली आ रही है, हम लोग सबसे पहले क्लास 8 के साइंस विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। और इस सिरे में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेसन 4 यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप पहले ये समझ लें कि विद्युत के 3 प्रकार के चालक होते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कुचालक और सुचालक, लेकिन एक हीन चालक भी होते हैं। तो कुल मिला के कितने प्रकार के चालक हो गए विद्युत के? 3 प्रकार के। ये देखते हैं उनको। पहला है हीन चालक, दूसरा सुचालक और तीसरा कुचालक। जैसा हीन चालक वैसे जैसे टमाटर के रस या आलू के रस वगैरह में जहाँ विद्युत का संचालन या विद्युत के जो गति है, प्रभाव है, वो धीमी गति से अगर होता है तो ऐसे चीज़ों को हम लोग हीन चालक कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सुचालक। सुचालक यानी कि आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कह सकते हैं, और आप किसी भी लोहे को, धातु की चीज़ों को कह सकते हैं। ये जितने भी चीज़ होते हैं ये सभी सुचालक होते हैं, यानी इससे विद्युत गमन करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित होती है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कुचालक। कुचालक यानी वैसे वस्तुएं जो अपने में से होकर विद्युत की धारा को प्रभावित होने नहीं देती हैं। जैसे लकड़ी है, आप बिजली के मिस्त्रियों को देखे होंगे कि वो रबर का दस्ताना पहन के या रबर के चप्पल पहनकर अपने विद्युत के बिजली के तारों पे काम करते हैं, ताकि उन्हें बिजली का झटका ना लगे, क्योंकि रबर जो है वो एक विद्युत का कुचालक है। यहाँ आप एक बार बिल्कुल ध्यान देंगे कि वैसे अक्सर आप सुने होंगे कि जल में विद्युत प्रभावित होती है। क्या होती है? जल में विद्युत प्रभावित होती है, लेकिन अगर एक आशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर आप लेते हैं तो डिस्टिल वाटर एक कुचालक है विद्युत का। डिस्टिल वाटर क्या है? कुचालक है। और जब इसी भी आशुद्ध जल में अगर अम्ल, लवण या क्षार मिला हुआ हो तो वो सुचालक हो जाता है। हम इसे दोहराना चाहेंगे, रिपीट करते हैं, आप फिर से सभी को इसको ध्यान देंगे कि आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अगर उसमें अम्ल, क्षार या लवण मिला हुआ हो तो वो आशुद्ध जल हमें विद्युत का सुचालक हो जाता है और बिजली प्रभावित होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जैसा कि मैंने लिख छोड़ा है कि जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अम्लीय जल या अम्लीय विलयन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। और हम बैटरी वगैरह में इस्तेमाल इनका चीज़ होता है, जो हमें घरों में कार, मोटरसाइकिल, इन्वर्टर सब में बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। और ये उपयोग किए जाने वाले विलयन एवं इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति और किस प्रकार का विलयन इस्तेमाल किया गया है उस पर अधिकतर इसका प्रभाव पड़ता है और निर्धारित की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे एक दूसरा वस्तु है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है और इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। फिर से देखें इसको, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघटन, और इसमें जो विलयन होता है उसे विद्युत अपघटन हम लोग कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कि इसका प्रयोग होता कहाँ है? इसका प्रयोग धातुओं से उसके अयस्कों के निष्कर्षण
यानी धातुओं के उसके अयस्कों से जो निकाला जाता है, निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण मतलब होता है उसमें से शुद्ध धातु को निकालना, उसका उस कार्य में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करते हैं। प्लस धातुओं की शुद्धिकरण में भी अगर किसी और प्रकार की अशुद्धियाँ किसी धातु में पाई जाती हैं तो इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करके उससे अशुद्ध चीज़ों को अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो रसायन विज्ञान में और आज के हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इनका एक अभिन्न अंग हो चुका है, एक रोल है। तो क्या होता है ये देखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या चीज़ हो गया कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु, किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। और इस चीज़ों को आप बहुत से ऐसे समझ सकते हैं कि आप आजकल लोगों से सुने होंगे सोना का पानी चढ़ा हुआ आभूषण महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, चांदी का पायल इस्तेमाल करती हैं, या चांदी की तरह दिखने वाला लेकिन वो चांदी नहीं होता है, लोहा या टीना से बना हुआ होता है और उसके ऊपर चांदी और सोना, यानी इसमें वैसे धातुएं जो बहुत महंगी मिलती हैं उनको निक्षेपित कर दिया जाता है कम मूल्य वाले धातु पे ताकि वो उसकी तरह दिखे। इसी में आप लोहे में आप देखेंगे कि लोहे में जंग से बचने के लिए जिंक का सतह एक निक्षेपित किया जाता है। आप साइकिल का हैंडल, आपके साइकिल का हैंडल होगा, घंटी होगा, गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, इसे आप देखेंगे कि वो सारे चीज़ स्टील की तरह नज़र आ रहे हैं जबकि वो स्टील नहीं होते हैं। वो सभी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, एक क्रोमियम नाम का एक महंगा धातु है उसके द्वारा, और इस धातु के कारण ही वो हमें देखने में बिल्कुल चमकदार स्टील की तरह दिखते हैं जबकि वो स्टील होता नहीं है। और इससे उसके सतह की सुरक्षा भी बढ़ जाती है, चमक भी बढ़ जाती है और सुंदरता भी बढ़ती है। आप अपने घरों में बाथरूमों में नल देखे होंगे, बेसिन्स में, वो सभी स्टील की भांति चमकते रहते हैं जबकि असलियत में वो स्टील होते नहीं हैं। तो ये रहा, ये वैसे बहुत ही छोटा सा एक अध्याय था, लेकिन यहाँ आप सबसे पहले जानें कि इसमें आप देखेंगे LED कैपिटल में सारा होगा, ये परीक्षा उपयोगी है। LED का मतलब हो गया लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड आप हर जगह आजकल अपने घरों में LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, ये ऊर्जा का बहुत कम इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रोशनी देते हैं और सरकार के द्वारा इस पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इनका जीवन काल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। औसत एक पीले जो बल्ब था उसके तुलना में इनकी जीवन बहुत ज़्यादा, लाइफलाइन बहुत ज़्यादा रहती है और जिसके कारण इसका इस्तेमाल बहुत है। अब ये ऊर्जा का बचत भी कर रही है, पैसे का बचत कर रही है और रोशनी भी इसका काफ़ी खूबसूरत दिखता होगा। जैसे आप अपने विद्यालय के कक्षाओं में देखे होंगे जहाँ पे LED बल्ब लगा होगा। तो LED परीक्षा उपयोगी बहुत है। हमेशा एब्रिविएशन में कि LED का फुल फॉर्म क्या है वो लिखें, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इस लेसन के लिए या इस अध्याय के लिए इतना ही। हम आशा ही नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे देखे होंगे और इस कक्षा में आपके लिए कुछ फ़ायदे का चीज़ होगा जिसे आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। बाकी सब सारे परिभाषाओं को मैंने इस पर लिख छोड़ा जिसे आप देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसका अगला जो अध्याय है वो उस पर बातचीत करेंगे और संभवतः वो हमेशा जीवों में जनन जो टॉपिक है उस पर रहेगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे बिल्कुल आप मिस नहीं करिएगा। जल्द ही उस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।